हेलो गाइस। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे लेस देन 5 ईयर किड्स के अंदर, पेशेंट्स के अंदर अस्थमा का मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की कैसे अपन को आइडेंटिफाई करते हैं। मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट है। इंडिया में बहुत डिफ़िकल्ट है, ढंग से हिस्ट्री नहीं देते लोग, बताते नहीं हैं। तो आपको एक मदर से, जैसे आज ही मैंने एक पेशेंट देखा, तो कल मैंने देखा उनको वापस, आज उनकी मदर को मैंने बुलाया, उनको अच्छे से हिस्ट्री ली, सारी चीज़ें मैंने पूछी। असेसमेंट पहले करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी आप अस्थमा के बच्चे को ट्रीट करने जाओ तो सबसे पहले आपको असेस करना है कि रियल में अस्थमा है या नहीं है। क्यों? क्योंकि यूआरटीआई, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होते हैं वो मिमिक करते हैं इसको। उनमें भी वीज होती है, उसमें भी काफिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने सिम्टम्स में आपको बताया ट्रिगर्स, ठीक है। तो मैंने वही पूछा उनको कि ट्रिगर्स है कि नहीं है। ट्रिगर्स ऑन, ट्रिगर्स का मतलब फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फॉर काफिंग, इवन फॉर वीज, दे आर द ट्रिगर्स, ठीक है। और वीज मेनली जो होती है वो ट्रिगर वाली होती है, जिसको अपन एपिसोडिक वीज जो बोलते हैं, वही वीज यहाँ पे मेनली होती है, ठीक है। तो अस्थमा के अंदर जो मल्टी ट्रिगर वीज जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, मल्टी ट्रिगर वीज, ठीक है। चलिए, तो मैनेजमेंट की गोल्स की मैं बात करूँ सबसे पहले, तो गोल्स एडल्ट वाले ही होते हैं, मतलब सिम्टम कंट्रोल और फ्यूचर रिस्क के बचाना, ठीक है। तो जस्ट लाइक एडल्ट, तो पहला टू अचीव एंड मेंटेन गुड लॉन्ग टर्म सिम्टम कंट्रोल, अचीव फर्स्ट देन मेंटेन। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज फ्यूचर रिस्क। फ्यूचर रिस्क कैसे? पहला डिक्रीज द रिस्क ऑफ फ्लेयर अप्स, फ्लेयर अप्स मतलब एक्जिसर्बेशंस। मेंटेन द लंग फंक्शन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लंग फंक्शन मेंटेन करना होगा। तो बच्चों में क्या होता है, फेलियर टू थ्राइव, सुना होगा आपने ये वर्ड, मतलब ग्रोथ भी रुक जाती है, ग्रोथ भी बहुत कम होती है। जो बच्चा आज मैंने देखा तो उसकी हाइट भी कम थी, वेट भी कम था, अकॉर्डिंग टू हर एज, ठीक है। एंड लंग डेवलपमेंट, इवन डेवलपमेंट भी रुक सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से असेस पहले करना होता है। तो 3 स्टेप्स होते हैं, असेस, एडजस्ट एंड रिव्यू। तो सबसे पहले असेस, अस्थमा है कि भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्नोसिस, सिम्टम कंट्रोल, रिस्क फैक्टर, इनहेलर टेक्निक एंड एडहेरेंस, ये सब देखना होता है, सबको असेस करना होता है। आपने डायग्नोसिस बना लिया तो आपने उसके रिस्क फैक्टर्स में है कि नहीं, बताऊंगा मैं क्या क्या होता है। ट्रीटमेंट के अंदर बात करें, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, टेक्निक कैसी, इनहेलर की, एडहेरेंस कैसा है, वो आपको देखना है। एडजस्ट में आपका मेडिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों ट्रीटमेंट को एडजस्ट करना होता है। मेडिकल मतलब कितनी डोजिंग देनी है, अब कम ज़्यादा कब करनी है, स्टेप डाउन स्टेप अप, वो अपन बात करेंगे। नेक्स्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल, जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लास्ट इज रिव्यू। रिव्यू मतलब अब पेशेंट कितना इंप्रूवमेंट उसके अंदर है, तो रेस्पॉन्स इंक्लूडिंग द मेडिकेशन इफेक्टिवनेस एंड द साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन भी आपको साथ में रिव्यू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं असेसमेंट। तो अस्थमा कंट्रोल मीन्स क्या होता है? पहला, फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ सिम्टम कंट्रोल, मतलब सिम्टम कंट्रोल, आपकी फ्रीक्वेंसी हो चाहे सीवियरिटी हो, वो सिम्टम कंट्रोल है कि नहीं है। दूसरा, अफेक्ट ऑफ अस्थमा इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर रिस्क क्या है। यदि दोनों आप कंट्रोल कर रहे हो मतलब आप अस्थमा कंट्रोल कर ले रहे हो, दैट मीन्स अस्थमा इज कंट्रोल। मतलब अस्थमा कंट्रोल का मीनिंग यही हुआ, फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ सिम्टम को आप कंट्रोल कर ले रहे हो, और दूसरा अफेक्ट ऑफ अस्थमा इन फ्यूचर, फ्यूचर रिस्क को आप कम कर दे रहे हो, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले असेसमेंट की। आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो जीना असेसमेंट ऑफ अस्थमा कंट्रोल इन लेस देन 5 ईयर ऑफ चिल्ड्रन। तो सबसे पहले है रिसेंट सिम्टम कंट्रोल, ठीक है, और दूसरा है फ्यूचर रिस्क ऑफ पुअर अस्थमा आउटकम, ठीक है। तो आपको, आप सिम्टम कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आप चेक करने के लिए कैसे असेस करते हो? आपको लास्ट 4 वीक में बच्चे के बारे में आपको क्या पूछना है? पहला, डे टाइम अस्थमा सिम्टम्स फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स फॉर मोर देन वंस ए वीक। सिम्टम्स का मतलब कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिक्रीज एक्टिविटी एंड वीज, ये 4 मेन सिम्टम होते हैं बच्चों के अंदर। तो एक वीक में, मतलब पर वीक में, मंथ से वीक लिखा है इन्होंने, मोर देन मंथ से वीक, ठीक है। यदि है तो आपको यस पे टिक करना है, नहीं है तो नो पे टिक करना है। फिर दिए एनी एक्टिविटी लिमिटेशन ड्यू टू अस्थमा, ये ध्यान रखना है, ड्यू टू अस्थमा, है ना। जैसे खेलना है, कूदना है, रनिंग, प्लेइंग लेस देन
अदर चिल्ड्रन मतलब साथ में जो उसके बच्चे, मैंने आज यही पूछा था उनको, पूरा असेस किया था उनको कि साथ में जो बच्ची है वो खेलती है दूसरे बच्चों के साथ, ऐसा तो नहीं है ना, तो बोला ऐसा नहीं है, तो थोड़ा मिक्स आपको हिस्ट्री मिलती है। टायर्स इजीली ड्यूरिंग वॉक्स एंड प्लेइंग, जब मम्मी पापा के साथ वो घूमने जा रही है, खेल रही है, तो वो टायरिंग हो जाती है कि नहीं होती, मतलब थक जाती है कि नहीं। और यदि आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रखा है, ठीक है, तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट इज रिलीवर मेडिकेशन आप यूज कर रहे हो, तो कितनी बार उसको यूज करना पड़ रहा है पूरे एक वीक में? तो मोर देन 1 टाइम से तो आपको यस करना है, 1 टाइम में उससे कम है तो आपको मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ा है, तो एक ही बार पूरे वीक में यूज़ करना पड़ा तो आप उसको नो कर देंगे। एनी नाइट वेकनिंग और नाइट कफिंग, यस उसको नाइट कफिंग थी तो ये सिम्टम उसको था, बाकी तीनों सिम्टम उसको ज़्यादा नहीं थे। फर्स्ट सिम्टम थोड़ा था, ये अभी स्टार्ट किया नहीं मैंने, अभी आज स्टार्ट किया है, तो देखते हैं 1 मंथ बाद में आपको उसका क्या रहता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी नहीं है, ऑल 4 आर नो, देन इट इज वेल कंट्रोल्ड, पार्शली कंट्रोल 1 और 2, कोई भी 1 और 2 हो इसमें से, और 3 और 4 हो तो अनकंट्रोल्ड। तो ये असेसमेंट हो गया सिम्टम कंट्रोल का, ठीक है। तो आप ट्रीट कर रहे हो पेशेंट को, बच्चे का आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद में 1 मंथ आपने ट्रीटमेंट दिया है। ट्रीटमेंट क्या होता है मैं आगे बात करूंगा। नेक्स्ट है फ्यूचर रिस्क ऑफ पुअर अस्थमा आउटकम, ठीक है। तो अब फ्यूचर रिस्क 3 तरह की होती है। पहला एक्सरबेशन की रिस्क, दूसरा परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन, मैंने बात की थी लंग फंक्शन की, और तीसरा मैंने रिव्यू के अंदर बात की थी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट की, तो वो भी आपको एसेस करना है, वो भी एक तरह की फ्यूचर रिस्क भी है, और रिव्यू भी आपको उसको करना है ताकि आप साइड इफेक्ट्स को कम कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अस्थमा एक्सरबेशंस के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिस कारण से वो उसको आगे अस्थमा एक्सरबेशन की रिस्क हो सकती है, मतलब ये कुछ पॉइंट्स है। तो पहला अनकंट्रोल्ड अस्थमा सिम्टम्स, ये वाला है ना अनकंट्रोल्ड वाला, 3 और 4 सिम्टम हो उनमें से, तो ये अनकंट्रोल्ड अस्थमा सिम्टम्स आर इटसेल्फ रिस्क फॉर एक्सरबेशन, ठीक है। फिर है 1 और मोर सीवियर एक्सरबेशन, सीवियर का मतलब हो गया आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाना पड़ा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और इवन ओरल कोर्स ऑफ स्टेरॉइड स्टार्ट करना पड़ा प्रीवियस 1 ईयर में, इवन पिछले पूरे साल में भी ऐसा एक भी बार हुआ है, तो अपन वहां पर रिस्क फैक्टर मानते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सरबेशन को, मतलब नेक्स्ट ईयर में उसको एक्सरबेशन और भी हो सकते हैं। लास्ट है नेक्स्ट है द स्टार्ट ऑफ चाइल्ड्स यूजुअल फ्लेयर अप सीजन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पूछना है कि कब ज़्यादा होता है, जैसे ऑटम और फॉल जब पॉलेंस ज़्यादा होते हैं इन्वायरमेंट में तब ज़्यादा होता है क्या, तो वो सीजन आपको पूछना है, तो उसके पहले ही आपको स्टेप अप करना होता है, यदि वो बता रहे ऐसा होता है तो आपको स्टेप अप करना होता है, या उसको अस्थमा चार्ट अपन जो बना के देते हैं उसमें भी आप लिख सकते हो कि जब भी ऐसा सीजन स्टार्ट होगा आपको पहले ही ट्रीटमेंट को बढ़ा देना है, ठीक है। फिर लिखा एक्सपोजर टू टोबैको स्मोक, घर में कोई स्मोकिंग तो नहीं करता ना, ठीक है। इंडोर आउटडोर पोल्यूशन से उसको दिक्कत होती है क्या, इंडोर एलर्जेंस लाइक हाउ डस माई कॉकरोच पेट्स मोल्ड इजीली, ठीक है, स्पेशली इन कॉम्बिनेशन विद वायरल इन्फेक्शन, यदि इन्फेक्शन भी है साथ में इनसे भी एलर्जी भी है तो भी आपको उनको पूछना है। साइकोलॉजिकल और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉर चाइल्ड और फैमिली, ये ठीक है एक अलग रिस्क फैक्टर हो गया, ठीक है वो तो। नेक्स्ट है पुअर एडरेंस विद आईसीएस मेडिकेशन, ये मैंने बताया था आपको, इनकरेक्ट टेक्निक हो या एडरेंस कम हो तो भी आपको पूछना है, तो आपको उनको करेक्ट कर देना है, ठीक है। आउटडोर पोल्यूशंस, बाहर जाती है तब ज़्यादा होता है कि ये भी आपको पूछना है, तो NO2 और मेनली पार्टिकल्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा है वो स्पायरोमेट्री नहीं कर पाता, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री से ही पता करना होता है कैसे, सीवियर अस्थमा विद सेवरल हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब बार बार हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो मतलब उसको परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन डेवलप हो जाएगा थोड़े दिनों बाद में, तो वो आपको पूछना है कितनी हॉस्पिटलाइजेशन उसका हुआ है। हिस्ट्री ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस, यस इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल एयरवेज, ठीक है। ब्रोंकियोलाइटिस कैसे पहचानोगे आप, वीज के साथ में क्रेप्स भी रहते हैं, तो ब्रोंकियोलाइटिस की हिस्ट्री है उसको, मतलब उसको इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं और ब्रोंकियोलाइटिस हो रहा है, तो वहाँ पे एयर फ्लो परसिस्टेंट होने के खतरा रहेगा, रिस्क फैक्टर है वो, तो ये आपको पूछना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, उसका कंटिन्यू ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए रिस्क फैक्टर फॉर मेडिकेशन एंड साइड इफेक्ट। अब मेडिकेशन के साइड इफेक्ट 2 तरह के हैं, पहला सिस्टेमिक, दूसरा लोकल। सिस्टेमिक मोस्ट कॉमन, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड बार बार यूज किया जा रहा है, या हाई डोज और पोटेंट इन आईसीएस आप दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वो रिस्क फैक्टर होगा। लोकल की बात करूँ, लोकल में क्या होता है, जब आप नेबुलाइज करा रहे होते हो, मॉडरेट टू हाई डोज पोटेंट आईसीएस, और इनकरेक्ट टेक्निक हो, फेलियर टू स्किन प्रोटेक्शन और आई प्रोटेक्शन ड्यूरिंग नेबुलाइजेशन, फेस मास्क आपने लगाया, नेबुलाइजेशन मास्क आपने लगाया,
धुआं निकल रही है, अच्छा अच्छे से सांस लो अपन बोलते हैं, लेकिन साथ में आपको आईज और स्किन को प्रोटेक्ट उसमें करना होता है, बच्चों की आईज को प्रोटेक्ट करना होता है उसके लिए। तो इन्हें टेक्निक गलत हो तो भी गले के अंदर वो बोलते हैं नहीं, गले के अंदर जमता है, तो उससे भी लोकल इन्फेक्शंस हो जाते हैं बच्चों में, ठीक है। जैसे मुंह का टेस्ट चेंज होना है, थ्रोट इन्फेक्शंस है, कैंडिडा इन्फेक्शन है ना, मुंह में छाले हो जाए, अब अल्सर हो सकते हैं, तो ये सब लोकल साइड इफेक्ट्स हो गए, तो ये भी आपको रिव्यू करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने बात की असेसमेंट की, कैसे आप असेस करोगे, ठीक है। तो मेनली सिम्टम कंट्रोल असेसमेंट करना होता है, उसके अलावा आप एग्जैसर्बेशन को बात करके पूछ के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो आप उनको भी कम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहला आता है मेडिकेशंस और दूसरा आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। तो मेडिकेशंस को अपन बाद में ले रहे हैं, क्योंकि पहले इसमें अपन एक जीना के अंदर एक चार्ट है, एक ट्रैक है जो अपन को फॉलो करते हैं। तो पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहला है एजुकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले फादर मदर जो उनकी फैमिली में जो केयर कर रहे हैं बच्चे की, उसको एजुकेट करना है कि अस्थमा क्या होता है, ठीक है, ये कैसी बीमारी है, आने वाले टाइम में इस बच्चे पे क्या इफेक्ट उसके हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, फेलियर टू थ्राइव, डिक्रीज लव डेवलपमेंट कम हो सकता है उसका, लंग फंक्शन कम हो सकता है, पर्सिस्टेंट लिमिटेशन डेवलप हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें उनको बतानी होती है आपको, ठीक है। स्किल ट्रेनिंग अबाउट इनहेलर, ये पेरेंट्स को भी आपको बताना है, बच्चा को बताना है, बच्चा एक बार में नहीं सीखेगा, उसको जब भी आए उसको बार बार बताना होता है। ये कुछ आजकल तो यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाते हैं, तो वो आपको दे देने हैं, तो बच्चा उसको अच्छे से ले पाता। एडरेंस एडवाइस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एडरेंस एडवाइस, है ना, कि लेना है तो लेना ही है, ऐसे नहीं कि आपने दे दिया और फिर वो ठीक है घर पे जाकर रख देते हैं, नहीं लेंगे, जब कुछ होगा तब लेंगे, नहीं, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल लाइक इन्वायरमेंटल कंट्रोल, मतलब बाहर आप जा रहे हो तो मास्क लगा के जा रहे हो, या बाहर बहुत कम जाओ, मतलब इन्वायरमेंट बिल्कुल साफ़ हो तो आप जाओ। बाहर लग रहा है कि कुछ भी मतलब इश्यूज है इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब ऐसे पता है आपको, जैसे पोल्यूशन इन्वायरमेंट है तो नहीं जाना है बाहर, या फिर जाना है तो मास्क लगाना है। इंडोर एलर्जेंस को आपको कम करना, आपको पता लग, स्किन प्रिक टेस्ट आप बच्चों में करवा सकते हो, मैंने पहले भी बताया था आपको, तो वहाँ से आपको एलर्जेंस का पता लगेगा, उनसे आपको बच्चे को दूर रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के अंदर जो होता है वो है डेली ICS, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड, जीना क्या बोलता है, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड आपको डेली देना है, ठीक है। और साथ में SOS में आप शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर आप दे सकते हो, वो SOS में आपको रखना होता है। तो जीना के अंदर इसके लिए 2 ट्रैक है, ठीक है, अपन बात करेंगे उस बारे में, ठीक है। तो मेन जो ट्रैक है उसके बारे में ज़्यादा बात करूंगा मैं, तो उसके अंदर कौन सा कंट्रोलर है, कौन सा रिलीवर है, उसकी मैं आगे बात करने जा रहा हूँ। यस, आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला एसेस किया आपने, एसेस के अंदर एक्सक्लूड अल्टरनेटिव डायग्नोसिस, सिम्टम कंट्रोल, मॉडिफाई रिस्क फैक्टर कॉमोर्बिडिटीज, इनहेल टेक्निक, एडहेरेंस, चाइल्ड एंड पेरेंट केयर गिवर प्रेफरेंस एंड गोल्स, ये सब हो गया, एसेस हो गया। एडजस्ट के अंदर आपने क्या किया, ट्रीटमेंट आपने दे दिया उसको, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपने दे दिया। रिव्यू के अंदर आपको सिम्टम्स, एक्सरबेशन, साइड इफेक्ट, रिस्क फैक्टर, कॉमोर्बिडिटीज वगैरह सब रिव्यू करनी है, ठीक है। तो मेडिकेशन के अंदर जो प्रीफर्ड कंट्रोलर चॉइस है दैट इज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड। क्या लिखा है स्टेप 1 के अंदर, कंसीडर इंटरमीडिएट शॉर्ट कोर्स ऑफ इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड एट द ऑनसेट ऑफ वायरल इलनेस, ठीक है। तो वायरल इलनेस में आप ट्रीटमेंट दे दो, साथ में आपको कंट्रोलर मेडिकेशन मेनली यहाँ पे यूज करनी होती है। और रिलीवर आप क्या यूज कर रहे हो, एज नीडेड शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, आप साबा दे सकते हो, वो भी एज नीडेड, SOS आपको रखना है साबा, लेकिन ICS आपको कंटिन्यू देना होता है। लेकिन इंटरमीडिएट आप दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आज SOS नहीं करना, इंटरमीडिएट आप दे सकते हो, जब उसको होता है तब आप यूज कर सकते हो। स्टेप 2 क्या बोल रहे हैं, डेली लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड। अभी जो मैंने पेशेंट देखा था उसको कंटिन्यू खांसी थी और वीज भी थे, तो मैंने एक बार स्टेप 2 पे उसको लिया है, डेली लो डोज ऑफ इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड स्टार्ट उसके किया है। लुकोट्राइन शी वाज ऑलरेडी ऑन लुकोट्राइन, वो ले रही थी, तो आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलनेस, ठीक है। स्टेप 3 के अंदर डबल द लो डोज, और स्टेप 4 के अंदर कंटिन्यू कंट्रोलर रेफर स्पेशलिस्ट, ये ठीक है, साथ में LRTA वगैरह आप देते हो, ठीक है। तो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के अंदर मेनली आपको ध्यान रखना है कि इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड सबसे पहले स्टार्टिंग में आप इंटरमीडिएट, SOS नहीं, दोनों में अंतर है। मतलब जब बच्चे को सिम्टम्स आ रहे हैं
3 डेज 4 डेज 5 डेज, तब आपको इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना स्टेप 1 के अंदर। स्टेप 2 सिम्टम कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, असेस आपने किया, चारों चीज़ें आपने पूछी असेसमेंट की, यदि पार्शियली कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है तो आपको डेली स्टेरॉइड, आपको डेली इनहेल्ड नॉट ओरल, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपको देना है उसको। एसओएस में आप साबा रख सकते हो, ठीक है, अचानक उसको जरूरत पड़ी तो एज ए रिलीवर आप साबा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रिकमेंडेड क्या है, एमडीए विद स्पेसर, स्पेसर उनको रिकमेंडेड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, स्पेसर रिकमेंडेड है बच्चों के लिए, तो बच्चों के अंदर वो देना ही है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हुआ। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं हाउ टू मैनेज एंड अक्यूट अस्थमा इन लेस देन 5 ईयर ऑफ चिल्ड्रन। अक्यूट अस्थमा, अचानक घर पे दिक्कत हो गई, आप घर पे हो, डॉक्टर के आसपास नहीं है, तो आपको कैसे मैनेज करना है वो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। देख, पल्स ऑक्सीमीटर आपको ले लेना, उसके लिए पल्स नापना आपको आना चाहिए, ठीक है। और एक छोटा हॉस्पिटल या बोलो क्लिनिक पे भी मैनेजमेंट भी इसमें कंट्रोल आ जाएगा कि आप क्लिनिक पे हो तो बच्चा आपके पास आए तो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ब्रेथलेसनेस से एजिटेटेड है, वो आएगा क्योंकि सीवियर रहेगा, बोल नहीं पा रहा है, सांस बहुत ज़्यादा हो रहा है, पल्स रेट उसकी 150 या उससे कम है या ज़्यादा है वो आपको देखना है, SpO2 है 92 से कम है या ज़्यादा वो आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या यूज़ करते हो, साबा। अब यहाँ पे आपको रिलीवर यूज़ करना कि कंट्रोलर, ठीक है, क्योंकि जो कंट्रोलर होता है कुछ डेज टू वीक्स के अंदर उसका इफेक्ट होता है। साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जो रिलीवर होते हैं उनकी विदिन मिनट्स उनका रेस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले 100 माइक्रोग्राम 2 पफ विद स्पेसर आपको देना है, ठीक है, या फिर आप 2.5 मिलीग्राम नेबुलाइजर भी आप यूज कर सकते हो। कितना करना है, रिपीट एवरी 20 मिनट्स, यही ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तो अपन क्या दे रहे थे, एसओएस दे रहे थे, अब एक्यूट अस्थमा कैसे ट्रीटमेंट करोगे, जिसको अपन अटैक बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में अटैक जिसको बोलते हैं। तो पे एवरी 20 मिनट आपको या तो 2.5 मिलीग्राम नेबुलाइज करवाना है साल्बुटामोल, या फिर 100 माइक्रोग्राम 2 पफ विद स्पेसर आपको देना है एवरी 20 मिनट टिल 1 आवर। तो पहले 1 आवर के लिए आपको एवरी 20 मिनट मतलब 20 मिनट पे, 40 मिनट पर, 60 मिनट मतलब 1 घंटे में 3 बार ऐसा हो गया, ठीक है। कंट्रोल हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। कंट्रोल ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल है तो आप दे सकते हो, इसमें टारगेट SpO2 आपको मोर देन 94 98 तक भी आप जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इप्राट्रोपिन 1 to 2 पर आप दे सकते हो, बच्चे को सिक्रेशंस ज़्यादा आ रहे हैं, सिक्रेशंस के लिए आपको लग रहा है कि सिक्रेशन है तो आप इप्राट्रोपिन 1 to 2 पर साथ में दे सकते हो। अब अपन डिवाइड कर रहे हैं कि यदि इंप्रूवमेंट हो जाता है, इफ देर इज द इम्प्रूवमेंट, तब क्या करना है, इफ सिम्टम रिकर इन 3 to 4 आवर, इंप्रूव तो हो गया लेकिन 3-4 घंटे बाद वापस ऐसा ही हुआ है, तो सेम अगेन आप क्या करोगे, आप गिव एक्स्ट्रा साल्बुटामोल 2 to 3 पफ पर आवर, ठीक है। आपने 20 मिनट से दिया था उसको, अब आप 10-10 मिनट से देना स्टार्ट कर दो, क्यों, फिर से अटैक आया, ठीक है, फिर से वो उसको वर्सनिंग हुई है। या फिर आप यहाँ पे साथ में प्रेडनिसोलोन 2 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है। यदि बच्चा 2 साल से कम का है तो मैक्सिमम 20 मिलीग्राम, और बच्चा 2 से लेकर 5 साल तक है तो मैक्सिमम 30 मिलीग्राम तक आ सकते हो, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, ठीक है। टेपर करने की नीड नहीं होती, 20 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम करने की नीड यहाँ पे मैक्सिमम में नहीं है, कर भी सकते हो, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, वर्सनिंग। आपने 1 घंटे तक हर 20 मिनट दिया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे कैसे पता लगेगा, पल्स मोर देन 150 हो गए, ठीक है, सेचुरेशन लेस देन 92% हो गया, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 40 आ रही है, और टॉकिंग इन वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड में ही बोल पा रहा, बात भी नहीं कर पा रहा। अब क्या लिखा है, साल्बुटामोल 100 माइक्रोग्राम आपको 6 पफ्स देना है स्पेसर में, कितना, 6 पफ। पहले 2 पफ की बात की थी अपन ने, स्पेसर में 2 बार दबाना मतलब 2 पफ हो गया, आपको 6 बार दबाना है, 6 पफ आपको यूज़ करना है, या फिर 2.5 मिलीग्राम नेबुलाइजेशन अगेन एवरी 20 मिनट। नेबुलाइजेशन वाला लगभग सेम है, पफ का इंक्रीज हो गया, पहले 2 पफ था, अभी भी वर्सनिंग है तो आपको 6 पफ कर देना एवरी 20 मिनट आपको ये देना। अब आपको ऑक्सीजन भी आपको देनी पड़ेगी, मतलब आप छोटी जगह हो तो आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करो, नहीं तो आप पेशेंट को रेफर करो फटाफट, ऑन द रेफर आप जा रहे हो, ऑन द ट्रेवलिंग आप उसको साल्बुटामोल एटलीस्ट देते रहो, ठीक है, क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आप नेबुलाइजेशन मशीन यूज़ नहीं कर पाते हो तो बहुत बेटर रहेगा, कार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मतलब रहती है, लेकिन आपको स्पेसर 6 पफ एवरी 20 मिनट उसको देते रहना है, ठीक है। इसके अलावा प्रेडनिसोलोन आप दे सकते हो। इसके अलावा अब यहाँ पे आप उसको IV पे भी जा सकते हो, ठीक है। आप प्राइमरी केयर सेंटर पे हो, आपके पास IV अवेलेबल है, तो IV मेथाइलप्रेड 1 मिलीग्राम पर केजी QID ऑन डे 1, ठीक है। IV मेथाइलप्रेड 1 मिलीग्राम पर केजी 4 टाइम ए डे QID
ऑन डे 1 आप उनको देना होता है, ठीक है। साथ ही साथ अब इसमें ऐड किया है 1 to 2 डोजेज ऑफ नेबुलाइज्ड इप्राटोपियम 250 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो साल्बुटामोल के साथ में वहाँ पहले वाले में क्या था 1 to 2 पफ, दैट्स ऑल। यहाँ पे 250 माइक्रोग्राम नेबुलाइज 1 से 2 बार आप नेबुलाइज करवा सकते हो इप्राटोपियम से भी, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है MgSO4 सॉल्यूशन, क्योंकि इससे भी ठीक नहीं हो रहा तब आप जाके MgSO4 पे जाते हो, मैग्नीशियम सल्फेट पे जाते हो, तो ये भी एज ए नेबुलाइजेशन ही दिया जाएगा। कितना 150 मिलीग्राम 3 डोजेज इन फर्स्ट आवर, 3 डोजेज इन फर्स्ट आवर इफ किड इज मोर देन 2 ईयर, लेकिन ये मोर देन 2 ईयर में ही आपको यूज करना है। इप्राट्रोपियम सल्बुटामोल आप लेस देन 2 ईयर में भी यूज कर रहे हो, ठीक है। तो 2 बातों का ध्यान रख लेना। प्रेडनिसोलोन 20 मिलीग्राम तक ही देना है, यदि 2 साल का ज़्यादा का है तो आप 30 तक जा सकते हो। और दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट 2 साल से कम को यूज़ नहीं करना है, 2 साल से ज़्यादा को ही यूज़ करना है। कितना देना होता है 150 मिलीग्राम 3 डोजेज इन फर्स्ट आवर, मतलब अगेन 20 मिनट से, सेम 20 मिनट वाला फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलो अप, फॉर 1 to 2 डेज आप फॉलो अप करो, फिर भी इंप्रूव हो जाए गुड है, आप एक्शन प्लान लिख के दे दो कि अब दोबारा ऐसा हो तो आपको ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। ये पफ आपके पास है, स्पेसर आपके पास है, एवरी 20 मिनट में आप घर पे भी दे सकते हो। फिर भी यहाँ तो आप हमारे पास आ जाओ। तो ये मतलब पेरेंट्स के लिए भी हो गया ये चार्ट और अपने लिए भी हो गया, प्राइमरी केयर पेपर कैसे कर सकते हैं। प्रेडनिसोलोन नेक्स्ट 3 to 5 तक आप कंटिन्यू कर सकते हो, उसके बाद आप बंद कर सकते हो। लास्ट अपन बात कर रहे हैं प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा इन लेस देन 5 ईयर ऑफ एज। प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे होता है? प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब अस्थमा हुआ ही नहीं है, ठीक है, उसके पहले ही आपने उसको प्रिवेंट कर लिया है। तो पहला है क्या क्या रिकमेंडेशन है, जीना क्या बोलता है, क्या क्या रिकमेंडेशन है वो मैं बता रहा हूँ कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तभी कुछ रिकमेंडेशन है। पहला, नो एक्सपोजर टू टोबैको स्मोक, नो एक्सपोजर टू टोबैको स्मोक इवन मैटरनल और एनवायरमेंटल, ठीक है। टोबैको स्मोक से बच्चे को एक्सपोज नहीं करना, कोई घर में स्मोकिंग कर रहा है तो 5 साल से कम के बच्चों को उनसे दूर रखना है, पहला। दूसरा है करेक्शन ऑफ विटामिन डी इनसफिशियंसी इन चाइल्ड बीरिंग वुमेन और प्रेग्नेंट वुमेन। चाइल्ड बीरिंग जो एज ग्रुप है उनके अंदर भी इनसफिशियंसी है, तो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये फ्यूचर के अंदर जो बच्चा पैदा हो रहा है, जो बच्चा हो रहा है उनको अस्थमा कर सकता है, ठीक है। तीसरा है वेजाइनल डिलीवरी शुड बी इंकरेज्ड, सिजेरियन मैं नहीं बोलूँगा कि हाँ ठीक है क्या होता है, जो मुझे भी नहीं पता गायनिक का, लेकिन हाँ इतना बोलूँगा कि वेजाइनल डिलीवरी हैज़ द लेस रिस्क फैक्टर फॉर, इज द लेस रिस्क फैक्टर फॉर अस्थमा इन लेस देन 5 years, इज गुड एक्चुअली। नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये बहुत एक क्वेश्चन रहता है, मतलब जो मेनली पीडियाट्रिशियन वाले ज़्यादा जानते हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चों के अंदर कंसर्न भी रहता है कि इनको एंटीबायोटिक दे या नहीं दे, लेकिन जीना ये कह रही है फॉर अस्थमा में बात कर रहा हूँ, ओवरऑल में बात नहीं करना, के लिए अस्थमा की गाइडलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, जीना की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स शुड बी डिस्करेज इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। कोशिश करो आप नॉर्मल चीज़ों पे ही बच्चा इंप्रूव हो, खांसी कफ हो रहा है तो डायरेक्ट हर कोई एमोक्सिक्लेव ले रहा है आजकल, है ना, वो नहीं देना। ब्रेस्ट फीडिंग फॉर प्रॉपर हेल्थ बेनिफिट, ब्रेस्ट फीडिंग डजंट प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम एलर्जी बट ओवरऑल हेल्थ विल इंप्रूव, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इज मैंडेटरी, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल मैंने बात की, बच्चों के अंदर सबसे पहले मुश्किल होता है डायग्नोसिस करना, कर लेते हो वहाँ पर उसको एसेस करना है कितना नीड है। ट्रैक की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट लेना होता है, उसके बाद में आप डेली स्टार्ट कर सकते हो। ICS द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अस्थमा, ICS से पहले स्टार्ट करते हैं। साबा शॉर्ट एक्टिव बीटा एगोनिस्ट, उनको आप SOS में रख सकते हो, ठीक है। ट्रीटमेंट के बाद 1 मंथ आपको ट्रीटमेंट देना है, उसके बाद में वापस सिम्टम को असेस करना है, ठीक है। सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब आपका डायग्नोसिस भी सपोर्ट कर रहा है, मतलब डायग्नोसिस अस्थमा हो गया और साथ में आप उनको SOS पे रख सकते हो, ठीक है। बढ़ता है तो आप उनको परसिस्टेंटली आपको ICS देना पड़ता है। SOS साबा अगेन SOS पे रखते हो। एक्यूट मैनेजमेंट आपको बताया, घर पे आप रहते हो, बच्चा है तो 2 पफ वाला फॉर्मूला एवरी 20 मिनट वाला, और फिर भी वर्स्टिंग हो रही है तो 6 पफ एवरी 20 मिनट वाला फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। साथ में इप्राट्रोपियम स्टेरॉइड आप प्रेडनिसोलोन आप यूज करते हो 1 मिलीग्राम पर kg, 2 साल से कम के अंदर 20 मिलीग्राम से ऊपर नहीं जाना है। 3 से 5 साल का बच्चा है तो आप 30 मिलीग्राम तक दे सकते हो, 5 साल तक 30 से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये आज के लिए थैंक यू।